स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हाथरस की गुड़िया को इंसाफ अभी मिला नहीं है। अब इंसाफ के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई हुई और सुनवाई में साफ हो गया कि कोर्ट पुलिस की कार्यशैली से नाराज दिखाई दी और जिस तरीके से पीड़ित पक्ष की वकील ने जो दलीलें कोर्ट में रखी और उन्होंने बाहर आकर उन बातों का जिक्र भी किया कि किस तरीके से गुड़िया के शव को रात में जला दिया गया। पुलिस प्रशासन ने कोई हवाला नहीं दिया कि आखिर ऐसा क्यों किया, जवाब किसी ने दिया नहीं। वो चुप्पी उस वक्त जब सवाल पूछा गया था, क्योंकि गुड़िया को इंसाफ दिलाने का बीड़ा R9 ने भी उठाया है। ऐसे में सवाल पुलिस प्रशासन से पूछा गया था, लेकिन चुप्पी तोड़ी नहीं। लेकिन अब जब कोर्ट के सामने सब पेश होंगे तो चुप्पी अपनी तोड़नी ही पड़ेगी। और जाहिर सी बात है, शुरुआती जांच में पहले दिन में जब कोर्ट में सुनवाई हुई है, डबल बेंच में सुनवाई हुई लखनऊ बेंच में, तो ये साफ हो गया कि पुलिस की कार्यशैली से नाराज है कोर्ट। एपी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर एपी सिंह आरोपी पक्ष के वकील हैं। हालांकि अभी इनकी बारी आई नहीं है अपना पक्ष रखने की, लेकिन एपी सिंह साहब स्वागत भी आपका। लेकिन आज की कार्यवाही को आप किस तरीके से देखते हैं? पुलिस की कार्यशैली पर तब भी सवाल थे और आज कोर्ट के अंदर भी सवाल उठे। नहीं, देखिए, पुलिस की कार्यशैली जो भी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी उनकी है, तो वो जवाब देंगे, वो जवाब। लेकिन जो सुरक्षा की बात थी, पीड़िता के परिवार को 60 पुलिस वालों के एस्कॉर्ट के द्वारा हाथरस से वहां ले जाया गया, बहुत अच्छी बात है। सुरक्षित होना चाहिए। अगर उन्हें भयभीत है, भय लग रहा है, तो सुरक्षा दी जा रही। वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, पूर्ण सुरक्षा दी रही। उन्होंने कहा रात में हमें नहीं जाना है, दिन में जाना, तो सारा स्क्वाड दिन में लेके गया, गेस्ट हाउस में ठहराया। उसके बाद हाईकोर्ट लेके गए वहां, और 2 घंटे तक हाईकोर्ट ने सुनवाई की, बहुत सीरियस सुनवाई की। और सबसे बड़ी बात, ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश की लखनऊ बेंच ने सो मोटो लिया, सो मोटो की सुनवाई कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने खुद लगा, उन्हें खुद ऐसा एहसास हुआ, इसलिए उसकी सुनवाई कर रहे हैं। तो अच्छी बात थी। आईडीजे लॉ एंड ऑर्डर भी वहां उपस्थित थे, तो दोनों मतलब वो भी पक्ष, सरकार का पक्ष भी उपस्थित था। विनोद शाही जी भी थे, पेश कर रहे, उधर से सरकार की तरफ से थे, और डिफेंस जो पीड़िता है उसकी तरफ से भी थे। और सबसे बड़ी बात इसमें आप देखिए, इस तरह से साफ जांच इसलिए हो रही है कि पीड़िता के 5 परिवार वाले, 2 भाई, माता पिता और भाभी, 5 परिवार वालों को कोर्ट ने खुद अपने सामने बुलाया, खुद सुना। केवल सुनी सुनाई बात नहीं कि कोई एडीएफ बयान ले ले, कोई सेशन जज बयान ले ले, उनके स्टेटमेंट ले ले, मजिस्ट्रेट ले ले, नहीं, हाई कोर्ट ने खुद उन्हें सुना। ऐसा कम केसों में होता है, बहुत कम केसों में ऐसा अवसर आता है, लेकिन इस केस में वो खुद सुन रहे हैं और खुद अपने आंखों कानों से सुन रहे हैं इस बात को। और दूसरी बात, सीबीआई इंक्वायरी अब हो रही है। सीबीआई जांच से बड़ी कोई जांच एजेंसी हमारी नहीं है, उसमें सीबीआई जांच हो रही, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जब कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, केस को ट्रांसफर करने की बात, तो ट्रांसफर करने की बात, जब उसी अदालत ने सो मोटो नोटिस किया और उसी पर सुनवाई हो रही है, और वहीं हम कहें हम आपके यहाँ से न्याय की उम्मीद नहीं रख रहे, हम आपसे न्याय नहीं करवा सकते, हमें आपसे न्याय की नहीं उम्मीद है, दुख होता है। फिर दुखद बात है, न्याय मिलेगा, न्याय वहां भी होना चाहिए। दोषी जो है वो बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, ये अवधारणा हमारी न्यायपालिका की है। तो उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट भी न्यायपालिका सबसे पुरानी हाईकोर्ट रही है। और दूसरी देखा जी, अब बात आती है केस ट्रांसफर की। केस ट्रांसफर किया जाए तो केस ट्रांसफर की जो स्थिति है, उसमें जैसे 40 गवाहों से पूछताछ की हाथरस जो गाँव के हैं, उस जो गांव के 40 गवाहों को कहां भेजा जाएगा, उससे संबंधित पुलिस अधिकारी कैसे ले जाए जाएंगे। ट्रायल केवल फाइलों का ट्रायल नहीं होता है कि फाइलों का गट्ठर कहीं से कहीं पहुंचा दिया गया, ऐसा नहीं है। ट्रायल के लिए पूरा सिस्टम जाता है, सब कुछ वहां पहुंचना पड़ेगा, उससे व्यवस्था फैलेगी। और ये भी बात आएगी कि क्या हमें विश्वास नहीं है, क्या इसमें कोई नहीं। एपी सिंह साहब, ये तो चलता रहेगा, लेकिन आप भी इस सुनवाई को बड़ी गौर से देख रहे होंगे, और क्या आपकी तरफ से स्टैंड रहेगा? आप आरोपी पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें पेश करेंगे, और ऐसे में क्या आपकी तरफ से भी कोई एक्शन, कोई याचिका या कोई इस तरह की बात हो सकता है आने वाले दिनों में? जब सुनवाई होगी, 2 नवंबर को सुनवाई होनी है, अगली सुनवाई, आपको भी बुलाया जा सकता है? अभी उस पर जो अंतिम संस्कार रात में कर दिया गया था, जिसमें सबको लगा कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, उस पर सो मोटो लिया, उस पर नोटिस किया। केस की जांच अब सीबीआई को टेक ओवर होकर कर ली है सीबीआई ने, अब उस पर हो रही है। और अंतिम संस्कार को लेकर था, मानवाधिकारों को हनन को लेकर था, और इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने पूछ लिया, परिवार वालों से पूछ लिया, 5 पीड़िता के जो परिवार वाले थे उनसे पूछ लिया। अब अगली 2 नवंबर को पीड़िता के परिवार वालों को नहीं बुलाया गया है।
अब नहीं उन्हें किसी तरह से बुलाया गया। अब लॉ एंड ऑर्डर एडीजे रहेंगे और ये सब लोग रहेंगे। रिप्लाई फाइल किया, रिप्लाई देखेगी कोर्ट, उन सब पेटों को प्रोसीड करे, क्योंकि ये केस स्वयं कोर्ट का है। लोग सब कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कोई पार्टी पहुंची वहां। नो, कोर्ट ने सो मोटो लिया, अपनी इनहेरेंट पावर का प्रयोग करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ने अपने इनहेरेंट पावर का करते हुए उन्हें लगा आपकी मीडिया रिपोर्टिंग से, जो आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, मजबूत स्तंभ है, आपसे अखबारों से लगा उन्हें कि उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने सो मोटो लिया और सो मोटो के आधार पर ये सब पेश हुए, सब प्रोसीडिंग हुई और उसी पर 5 लोगों से परिवार के मुख्य पीड़िता के मुख्य परिवार के उनसे बात हुई, उनसे जानकारी ली और शायद जानकारी से वो कोर्ट संतुष्ट हो गई। संतुष्ट नहीं होती तो 2 नवंबर के लिए भी कहा जाता आप लाए। बिल्कुल, आपको यहाँ मौजूद रहना पड़ेगा ये कहा जाता, लेकिन शायद इस बार 2 पक्ष बनते हुए दिख रहे, एक तो पीड़ित पक्ष बनाम सरकार और दूसरा पीड़ित पक्ष बनाम आरोपी पक्ष, जिसके वकील आप हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ बात की। लेकिन आज जो सुनवाई खत्म हुई है, पूरी हुई है, उसमें पीड़ित पक्ष के तमाम बयान सुन लिए गए, उनके परिवार वालों के बयान सुन लिए गए और 2 तारीख को पीड़ित पक्ष को नहीं बुलाया है कोर्ट ने, जो बात निकल कर आ रही है। और उस दिन पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे, उनसे जवाब पूछा जाएगा कि आखिर उस दिन जो घटना घटी, आपने किस सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उस तरीके से रात को शव जलाने का फैसला लिया, और तमाम तरह के सवाल पुलिस प्रशासन से भी होंगे। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला तो चलता रहेगा। तब भी सवाल पूछा गया था और आज भी पूछा जाएगा। तब तो कानून खामोश हो गया था, क्या अब कोर्ट में जुबान खुलेगी? खोलनी तो पड़ेगी। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज की कार्रवाई और आने वाली जब तारीख लगी है 2 नवंबर की, और इसमें इस तरीके से भी इसे देखा जा सकता है कि 2 नवंबर को सुनवाई होगी और 3 तारीख से विधानसभा उपचुनाव भी शुरू हो जाएगा, यानी 3 तारीख को वोट पड़ेंगे। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ संकेत, हमारे सहयोगी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के बाहर से गेट नंबर 6 से हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ नरेंद्र भी मौजूद हैं। नरेंद्र, हम आपके पास आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि आज की कार्रवाई खत्म हो गई और किस तरीके से आज की कार्रवाई हुई, और अभी कुशवाहा जी जो पीड़ित पक्ष की वकील थी वो भी सामने आई थी, और क्या कुछ आज हुआ और क्या 2 तारीख के लिए रख दिया गया? आज एक बात ये निकल कर आई, आज पीड़ित पक्ष को सुन लिया गया है और आगामी 2 तारीख को जब सुनवाई होगी तो उसमें पुलिस प्रशासनिक अधिकारी ही बुलाए गए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पीड़ित पक्ष था उसने जो अपने सवाल रखे और जो जवाब दिया गया, सारी चीज़ों को कोर्ट ने सुन लिया है, उससे संतुष्ट है। अब आगे की जो कार्रवाई होगी उसमें अधिकारियों को बुलाया गया है। 2 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। जो सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से पक्ष रखा गया था, जिलाधिकारी, एसीएस होम, डीजीपी की तरफ से जो पक्ष रखा गया है, उससे कहीं न कहीं कोर्ट असंतुष्ट है, और जो उनका जवाब है वो पूरा नहीं है। यदि अब पूरा जवाब कोर्ट चाहता है, इसी के लिए 2 तारीख नवंबर को एक अगली तारीख दी गई है। इसमें जो बयान दिए गए हैं उनके साक्ष्यों के साथ अधिकारियों को पेश होना होगा। अब देखने वाली बात होती है कि 2 नवंबर को कोर्ट संतुष्ट होता है या अगली और तारीख देता है या कुछ फैसला सुनाता है। जी, आपके साथ संकेत भी हैं, किस तरीके से इस पूरे मामले को अब देखा जाए, क्योंकि पुलिस और कानून की खामोशी और कोर्ट में तो जवाब देना ही पड़ेगा। हालांकि अब नरेंद्र, यहां पर 2-3 चीजें साफ होती हुई दिख रही हैं। एक तो पीड़ित पक्ष बनाम सरकार और प्रशासनिक अमला, जो रात को शव जला दिया गया और तमाम जो खतरा लगा पीड़ित परिवार को, और साथ ही साथ डीएम के वो तमाम बयानात, और उन सब के बावजूद अभी आरोपी पक्ष बचा हुआ है। बिल्कुल, हम अपने सहयोगी संकेत से बात करेंगे कि जिस तरीके से आज पीड़ित पक्ष को सुना और उसके बाद अधिकारियों ने जो अपने जवाब दिए, क्या उससे संतुष्ट है कोर्ट? क्या किन बिंदुओं पे आगे की कार्रवाई के लिए जवाब मांग सकते हैं? देखिए, आज जो भी कोर्ट में हुआ वो बहुत ही न्यायिक प्रक्रिया के लिए एक बहुत बड़ी मजबूती है। जिस तरह से आज कोर्ट ने सबसे पहले मौका दिया पीड़ित पक्ष को बात करने के लिए, और पीड़ित पक्ष की तरफ से उसकी मां ने, जो मृतका है उसकी मां ने तमाम तरह की अपनी समस्याएं रखी, और जब कोर्ट ने खासकर जो रात में अंतिम संस्कार किया गया उस पर भी उसकी मां ने जब कहा, तो कोर्ट ने फटकार लगाई एडीजी प्रशांत कुमार को कि आखिर रात में संस्कार क्यों किया गया। कानून व्यवस्था की आड़ में किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो सकता है। आज कोर्ट ने बहुत ढेर सारी बातें कही जिससे प्रशासन बेपर्दा हो गया है, उनकी लापरवाही खुलकर सामने आई है।
डीएम से लगा के एडीजी प्रशांत कुमार तक चुप्पी साधे बैठे रहे और जो पीड़ित पक्ष था उसकी एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। कोर्ट ने जब क्रॉस क्वेश्चन किया तो उधर से प्रशांत कुमार के पास जवाब नहीं था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पास में, वहीं दूसरी तरफ जवाब नहीं था जिलाधिकारी के पास। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो कोर्ट ने बोला है वो हम आपको बताएं, क्या कुछ कोर्ट ने बात की है। जो पीड़ित पक्ष ने अपनी बात रखी उस दौरान पीड़ित पक्ष की जो भाभी हैं, जो मृतका है उनकी भाभी, उन्होंने अपनी बात को रखा और डीएम से पूछा कि कोर्ट से कहा कि डीएम ने कोरोना से हमको बोला कि कोरोना से अगर मौत हो जाती तो क्या कुछ होता। इस बात पर कोर्ट ने डीएम को फटकार लगाई और डीएम से जवाब मांगा। डीएम चुप्पी साधे सिर नीचा किए हुए कोर्ट में बैठे रहे। जिस तरह से जो पीड़ित की वकील सीमा कुशवाहा हैं, उन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी R9 टीवी को दी है। R9 टीवी ने सबसे पहले उनका लाइव काटा, जैसे ही वो निकली उनसे सबसे पहले बातचीत R9 टीवी ने दिखाई। संकेत क्या ये बात आगे भी बढ़ सकती है कि जिस तरीके से वीडियो आया था जिलाधिकारी का, उसमें साफ तौर से समझौता करते हुए दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रात के अंधेरे में लाश को जलाया गया, परिवार वाले नहीं थे। क्या ये मुद्दे अगली तारीख पर गंभीर होंगे? क्या इसका जवाब प्रशासन दे पाएगा? देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर रात के अंधेरे में ऐसा कुछ क्यों किया गया प्रशासन की तरफ से, चोरी छिपे क्यों किया गया। और कोर्ट ने जो बातें कही वो वाकई एक बड़ी नजीर है हमारी न्यायपालिका के लिए, आगे के लिए साबित होंगी। कोर्ट ने आज बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा सीधे तौर पर प्रशांत कुमार से कि आपकी बेटी होती तो आप क्या करते। वाकई एक बड़ी बात प्रशांत कुमार से कोर्ट ने कही। वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी से भी कोर्ट ने कहा कि अगर किसी रिच फैमिली से वो आती बच्ची तो क्या इस तरह से उसका अंतिम संस्कार किया जाता। कोर्ट ने साफ शब्दों में फटकार लगाई है प्रशासन को कि किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन कानून व्यवस्था खराब होने का बहाना लेके नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, कोर्ट ने जो अपना संकेत दिया है, जो चीजें वहां पे सामने आई है, उससे साफ है कि प्रशासन जवाब देने में पूरी तरीके से सफल नहीं रहा है। यानी जो जवाब दाखिल किया गया है उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है। आने वाले दिनों में, अगली तारीखों में प्रशासन के लिए एक बड़ी मुसीबत बनेगा, एक बड़ी चुनौती बनेगा उन सारी चीजों को साबित कर पाना, जो आज कोर्ट में क्योंकि मौखिक जिस रूप वक्त से ये कहा हुआ है, उसके उस वक्त साक्ष्य दे नरेंद्र पाना। एक बात अब कही देखने गई वाली थी, बात होती है कि किस तरीके से जी एक बात कही गई थी, जब भी सवाल पूछो तो ये क्यों किया गया तो ऊपर से ऑर्डर आया, ये आपने रोका क्यों है तो ऊपर से ऑर्डर आया। अब कोर्ट के अंदर ये बताना पड़ेगा कि ऊपर वाला आखिर है कौन, किसके आदेश पर ये तमाम चीजें हुई। संकेत और नरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां ले रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं। आप भी बने रहिए R9 टीवी के साथ। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के विशिष्ट उत्पादों को देश से लेकर विदेश में पहचान दिलाने और उससे जुड़े लोगों की आय बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में शुरू की गई एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP योजना। परंपरागत पेशे से जुड़े हुए लोगों को प्रोत्साहित करते हुए अगर हम आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर पाएंगे तो ये कस्बे, ये गांव फिर से अपनी पहचान को स्थापित कर पाएंगे और ढेर सारा रोजगार का सृजन भी लोग करने में सफल होंगे। अब लखनऊ की चिकन कारीगरी, मेरठ का खेल सामान, मुरादाबाद के पीतल उत्पाद, अलीगढ़ का हार्डवेयर, भदोही का कालीन, कन्नौज का इत्र तथा ODOP के अन्य उत्पाद आत्मनिर्भर यूपी का आधार बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर ODOP उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए फ्लिपकार्ट और eBay से अनुबंध किया गया है। हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान के लिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए और हर एक स्थान पर एक नए स्टार्टअप के लिए धनराशि की पर्याप्त व्यवस्था अपने बजट में की है। हम इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। ODOP योजना से एक साल में प्रदेश के निर्यात में वृद्धि हुई है और आर्थिक विकास के साथ ही बढ़ा है रोजगार। स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दिला रही है योगी आदित्यनाथ सरकार। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं।
तो आज पहला दिन सुनवाई का, आज की सुनवाई तो खत्म हो गई, लेकिन 2 नवंबर को क्या होगा? 2 नवंबर में के दिन कोर्ट में पेश होना है तमाम प्रशासनिक अमले को, और पुलिस के तमाम अधिकारी होंगे। उनसे कोर्ट में यह जवाब लिया जाएगा कि जो भी दृश्य वहां पर पैदा हुआ, जैसी भी सिचुएशन थी, जो घटनाएं वहां पर घटी, चाहे वो रात में शव जलाना हो या फिर मीडिया को रोकना हो, और या फिर डीएम पर कार्रवाई और डीएम के तमाम बयानात, ये सब कोर्ट जानेगी और ये तारीख होगी 2 नवंबर। लेकिन आज जो हुआ, आज साफ तौर पर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को कोर्ट ने जिस तरीके से देखा, जो नजरिया था, उससे ये लगा कि नाराज है कोर्ट भी। हमारे साथ जिशान हैदर कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से, और संकेत मिश्रा और नरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। जिशान हैदर, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक लंबी बहस और पूरा दिन भर रात भर लगे रहे हम भी, ताकि कोई बात हो जाए। जिस दौर में रात को शव जला दिया गया, जिस दौर में अगले दिन पीड़िता के परिवार वालों से मिलने नहीं दिया गया, एक छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया, सवाल तमाम पूछे लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अब बारी आई है कोर्ट कचहरी की। कोर्ट में जब कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, तो आज पीड़िता के परिवार के बयानात सारे हो गए, कोर्ट ने सुना और कोर्ट संतुष्ट दिखाई दे रहा। लेकिन 2 तारीख को प्रशासन को बयान देने होंगे और ये साफ करना होगा और बताना होगा कि ऑर्डर आखिर किसने दिए थे। किस तरीके से देखते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो चीजें हुई है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा है जो छिपाया जा रहा है या किसी न किसी को बचाया जा रहा है। आज कोर्ट ने भी वो बात हो गई और साफ साफ हो गई। हम भी पहले दिन से मांग कर रहे थे कि लगातार जिस तरह से बच्ची की रात में लाश को जला दिया गया, जिस तरह से वहां पे छावनी तब्दील कर दी गई, जिस तरह वहां से किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था, तो क्या मुद्दा था, क्या चीज थी जिसको छिपाने की कोशिश कर रहे थे। और आज फिर वही हो गया। मैं फिर ये भी कहूंगा कि मुझे लगता है कि नार्को टेस्ट, वो परिवार वालों को कह रहे हैं, नार्को टेस्ट तो इन अधिकारियों का भी होना चाहिए। इससे पता तो चले कि उनको ये ऑर्डर कहां से आए, किसने दिए और कौन किसको बचाने की कोशिश कर रहा है। क्यों नहीं वहां के डीएम अभी तक वहां पे डीएम बने हुए जो धमकी देते हुए दिख रहे थे, जो बता रहे थे कि कोरोना से मौत हो जाती तो पैसे भी ना मिलते, क्यों वो अभी तक बने हुए? तो हमें लगता है कहीं ना कहीं दाल में काला है और लगातार हम इस बात को उठा रहे हैं। और देखिए, मुझे लगता है कोर्ट ने खुद संज्ञान लेके आज वो सारी चीजें, दूध का दूध और पानी का पानी होता दिख रहा है। ठीक, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। कपिल जी, क्या आपको भी यही लगता है जो जिशान हैदर को लग रहा है, या जो सवालात आज कोर्ट में हुए हैं उनको आप अपने नजरिए से किस तरीके से देखते हैं? हालांकि विपक्षी पार्टी के तौर पर, चाहे जिशान हैदर की पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, ये दोनों सरकार और प्रशासन पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और न्याय की गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन इन सब से इतर जो सवालों के जवाब मिले नहीं और आज भी खोजा जा रहा है। नार्को टेस्ट की बात जिशान हैदर ने की, उन्होंने कहा अधिकारियों का भी होना चाहिए। वो कौन अधिकारी हैं जिन्होंने आदेश दिया? अब कोर्ट में तो बताना ही पड़ेगा, मीडिया के सामने नहीं बताया। हमारा कैमरा जब लगा, हमारा माइक जब लगा, हमने सवाल पूछा तो खामोश हो गया कानून, खामोश हो गया पुलिस प्रशासन, खामोश हो गए डीएम साहब, एसडीएम साहब। लेकिन अब तो बताएंगे। पंकज जी, डे ऑफ फर्स्ट से जी मैंने आपके कई डिबेट में इस बात को रखा है कि जिस तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है, क्योंकि धार्मिक आजादी भी मौलिक अधिकारों में से एक है जो कि हमें संविधान प्रदत्त करता है, और ये ऐसे अधिकार हैं जिनको अपरिहार्य कारण के अलावा आप हटा नहीं सकते। यानी अगर कहीं हमारा देश युद्धरत होता जी और ऐसी परिस्थितियां कायम होती तो शायद उसी पे, वरना और कोई परिस्थितियां है ही नहीं। और शासन इस मंशा को समझ ही नहीं सकता है क्योंकि वो संविधान पे भारत के विश्वास नहीं करता। और मौलिक अधिकारों का जिस तरीके से हनन इस दुराचार के मामले में पीड़िता के परिवार के विरुद्ध किया गया है जी, इसका कोई सानी नहीं है। यह अद्वितीय तरीके से इन्होंने किया, इसलिए किया कि आप देखिए, हिंदू मैथोलॉजी के अंतर्गत जो दाह संस्कार होता है हमारे 16 संस्कारों में से एक हिस्सा होता है जी। और ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जीवन मृत्यु से ऊपर उठकर जो मोक्ष की प्राप्ति होती है उसकी कामना के लिए ये अंत्येष्टि संस्कार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सोचिए कि उसकी तो अंत्येष्टि ही छीन ली गई, दाह संस्कार तो हुआ नहीं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम मेहमान और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए R9 टीवी के साथ।